नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आगामी जो परीक्षाएं हैं जो यूके SSS करवा रहा है या यूके PSC की जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं तो उन सभी के लिए उत्तराखंड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो ये फैक्ट हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो उत्तराखंड हमारा जो राज्य है 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि 2002 में यहाँ पर चुनाव होते हैं। पहले अंतरिम सरकार का गठन होता है राज्य बनने के साथ ही, और जो तत्कालीन राज्यपाल रहते हैं सुरजीत सिंह बरनाला, तो उनके द्वारा यहाँ पर नित्यानंद स्वामी को अंतरिम सरकार में प्रथम मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों की बात करें तो पहला जो विधानसभा चुनाव होता है तो यह 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा चुनाव होता है। और इसमें जो हमारा यूके SSS है या यूके PSC है तो इसके द्वारा कई बार यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विधानसभा चुनाव की तिथि कौन सी थी या उसमें जो वोट का प्रतिशत था वह कितना था। तो पहले विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 और इसमें 54.34% यहाँ पर कुल वोट का जो मतदान प्रतिशत था तो यह 54.34% रहा। इसके बाद दूसरा विधानसभा चुनाव तो यहाँ पर 5 साल बाद यहाँ पर सामान्यतः हमारे लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 21 फरवरी 2007 में यहाँ पर चुनाव होते हैं, दूसरे चुनाव होते हैं और 63.96% यहाँ पर कुल मतदान प्रतिशत होता है। तो यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है तो यह बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरे विधानसभा चुनाव 5 साल बाद 2012 में 30 जनवरी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 14, 21 और उसके बाद तिथि आगे बढ़ती है 30। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि बाकी जितने भी चुनाव हुए हैं अब तक तो सभी फरवरी में हुए हैं, केवल यह 30 जनवरी को तीसरा जो चुनाव होता है 2012 वाला तो यह अभी तक जनवरी में होता है। 67.70%, तो 67.70% इसमें कुल मतदान प्रतिशत रहता है। इसके बाद यहाँ पर 15 फरवरी 2017 को चुनाव होते हैं, 65.64% इसमें कुल मतदान का प्रतिशत रहता है। और अंतिम जो इस बार चुनाव हुए हैं अभी पिछले साल तो यह 14 फरवरी 2022 में चुनाव होते हैं और 65.37% यहाँ पर मतदान का प्रतिशत रहता है। तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत को भी देख लीजिए, पहले उसमें 54, उसके बाद यहाँ पर इंक्रीज़ होता है और ग्राफ ये काफ़ी ऊपर जाता है 63, फिर उसके बाद थोड़ा और बढ़ता है 67, तीसरे चुनाव में 67 और उसके बाद यहाँ पर चौथे और पाँचवें चुनाव में 65% पर यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत है वह कुल 65% रहा है। इसके बाद ये विधानसभा चुनाव और उनका प्रतिशत हो गया। इसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक तहसीलों की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ पर सर्वाधिक तहसीलें पिथौरागढ़ में हैं और अगर हम कुल तहसीलों की बात करें तो 110 तहसीलें हमारे उत्तराखंड में हैं और 18 उप तहसीलें हैं। और ये लगातार जो हमारी राज्य सरकार हैं तो इनके द्वारा बढ़ाई जाती हैं। सबसे कम तहसीलों वाले ज़िले की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में 4 तहसीलें हैं। तो रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में सबसे कम तहसीलें हैं, 4 तहसीलें हैं। बाकी अगर सर्वाधिक की बात करें तो पिथौरागढ़ में सर्वाधिक तहसीलें हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रुद्रप्रयाग एक ऐसा ज़िला है, ये कॉमन ज़िला है जो अगर हम सबसे कम विधानसभा सीटों की बात करें तो उसमें भी इसका नाम आता है, सबसे कम विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम ब्लॉकों की बात करें तो सबसे कम ब्लॉक भी रुद्रप्रयाग ज़िले में, तो ये कॉमन रहेगा हर जगह। तो सर्वाधिक तहसीलें पिथौरागढ़ में और सबसे कम रुद्रप्रयाग हरिद्वार 4 तहसीलें। इसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश काल में गढ़वाल और कुमाऊं की अगर हम अलग अलग बात करें तो यहाँ पर परगने और पट्टियों में क्षेत्र विभाजित था, क्योंकि हम देखते हैं पटवारी व्यवस्था अभी भी वर्तमान में भी लागू है। तो यहाँ पर कुल 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी ब्रिटिश काल में, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुमाऊं की बात करें तो यहाँ पर 19 परगने और 125 पट्टियाँ देखने को मिलती हैं। तो कुमाऊं में परगने और पट्टे जो पट्टी क्षेत्र हैं वह अधिक थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 परगने 86 पट्टियाँ गढ़वाल में और 19 परगने 125 पट्टियाँ यहाँ पर कुमाऊं में ब्रिटिश काल में मौजूद थी। इसके बाद यहाँ पर साइबर थाने की बात करें तो प्रथम जो साइबर थाना है तो देहरादून में 25 मार्च 2022 में या 2015 में यह खोला जाता है। और दूसरे थाने की बात करें तो रुद्रपुर में उधम सिंह, क्योंकि यहाँ पर क्राइम रेट
ज़्यादा है, अधिक है, तो 1 जनवरी 2021 को यहाँ पर दूसरा साइबर थाना हमारा उत्तराखंड का खुलता है। तो प्रथम आपको ध्यान रखना है 25 मार्च 2015 देहरादून में, और दूसरा रुद्रपुर में है 1 जनवरी 2021 को। इसके बाद यहाँ पर बाल मित्र थाने भी खोले गए हैं। प्रथम थाना यहीं देहरादून में, प्रथम डालन वाला जनवरी 2021 में, और द्वितीय जो थाना है तो हल्द्वानी नैनीताल में अक्टूबर 2021 में द्वितीय जो बाल मित्र थाना है तो वह हल्द्वानी नैनीताल में खोला गया है। इसके बाद ब्लॉकों की संख्या की कुल बात करें तो यहाँ पर जो हमारे विकास खंड है तो 95 विकास खंड है, जिसमें से 82 पर्वतीय क्षेत्रों में है और 13 यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। सबसे अधिक ब्लॉकों की अगर हम बात करें तो पौड़ी जिले में है, और सबसे कम अगर ब्लॉक की बात करें तो रुद्रप्रयाग, मैंने अभी बताया था कि कॉमन रहेगा, चाहे विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, ब्लॉक करें या तहसीलों की बात की जाए, तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर यहाँ पर 3-3 ब्लॉक इसमें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में मौजूद हैं। बाकी सबसे अधिक की बात करें तो पौड़ी में सबसे अधिक ब्लॉक या विकास खंडों की संख्या है। इसके बाद कुल ग्रामों की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड में 16,793 कुल गांव हैं, और इसमें अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें, यानी जो आप सामान्यतः समझ सकते हैं जहाँ पर प्रधान या और पंचायत सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो वह 7,791 हैं। लेकिन अगर कुल गाँवों की बात करें तो 16,793 होते हैं। तो यहाँ पर कई गाँवों से मिलकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ग्राम की बात करें तो इनको मुख्यतः 2 भागों में सामान्यतः बांट सकते हैं, आबाद ग्राम और गैर आबाद ग्राम। तो 15,745 वर्तमान में यहाँ पर आबाद ग्राम है, और 1,048 यहाँ पर गैर आबाद ग्राम हैं, जो कि 2020-21 के आंकड़े हैं। इसके बाद यहाँ पर आबाद ग्राम के तहत कुछ वन ग्राम भी हैं, जिसमें 244 यहाँ पर वन ग्राम है, और गैर वन ग्रामों की बात करें तो 15,501 यहाँ पर गैर वन ग्राम है। सर्वाधिक वन ग्रामों की बात करें तो नैनीताल में है 45, और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। तो सबसे कम रुद्रप्रयाग में 1 वन ग्राम है। वन पंचायतों की बात करें तो 12,167 वन पंचायतें वर्तमान में मौजूद हैं, और इनके तहत अगर हम राज्य के कुल जंगल की बात करें या वन की बात करें तो 15.32% इनके अधीन यहाँ पर वर्तमान में उत्तराखंड का जो कुल जंगल है या कुल वन है तो उसका 15.32% भाग वन पंचायतों के अधीन है। तो सर्वाधिक अगर हम आबाद ग्रामों की बात करें तो पौड़ी जिला है, जहाँ पर 3142 यानी 3,142 यहाँ पर आबाद ग्राम है, और सबसे कम यहाँ पर हरिद्वार है 518। इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक ग्राम पंचायतें तो ये भी पौड़ी में है, और सबसे कम चंपावत में है 313। तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगर आबाद ग्राम की बात करेगा तो सबसे कम हरिद्वार हो जाएगा, लेकिन अगर पंचायतों की बात करेगा कि सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ हैं तो चंपावत हो जाएगा 313। न्याय पंचायतें 670, सर्वाधिक पौड़ी में है 118, और सबसे कम न्याय पंचायतें उधम सिंह नगर में है 27। यहाँ पर उधम सिंह नगर में न्याय पंचायतें जो सबसे कम है। इसके बाद यहाँ पर राज्य सूचना आयोग, तो राज्य का जो सूचना आयोग है 3 अक्टूबर 2005 को गठित किया जाता है। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना 3 अक्टूबर 2005। प्रथम महाधिवक्ता हमारे, तो इसमें जो अंतरिम महाधिवक्ता थे तो ये LP नैथानी थे, और जब हमारी निर्वाचित सरकार बनी तो उसके बाद यहाँ पर मेहरबान सिंह नेगी को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो उत्तराखंड को यहाँ पर प्राचीन काल में उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। तो ये प्राचीन काल की बात है। यहाँ पर अगर हम जो प्राचीन काल या हमारा पौराणिक काल है तो इसमें हम देखते हैं कि उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश से यहाँ पर जाना जाता है। और उसके अलावा अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो हरिद्वार से नंदा देवी जो पर्वत है, तो नंदा देवी पर्वत को यहाँ पर मध्य में स्थित बताया गया है। तो हरिद्वार से लेकर नंदा देवी पर्वत का जो क्षेत्र है यानी हिमालय का जो भूभाग है तो इसे केदारखंड के नाम से जाना जाता था। और नंदा देवी से लेकर कालागिरी की जो पहाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर इसे मानस खंड के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो केदारखंड है तो यह हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, और जो मानस खंड है तो ये कुमाऊँ क्षेत्र है। तो यहाँ पर केदारखंड और मानस खंड का जो ये संयुक्त क्षेत्र है यानी हरिद्वार से कालागिरी तक की जो पहाड़ी का क्षेत्र है, यानी जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड भी कह सकते हैं, तो इसे उत्तरखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में जो विभिन्न काल है तो उसमें उत्तराखंड के नामों की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, विभिन्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं।
वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में उत्तराखंड को हेमवत के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल की बात करें तो महाभारत में उत्तर कुरु के नाम से इसे जाना जाता था। पौराणिक काल में केदारखंड और पुराणोत्तर काल में केदार मंडल, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि और खस मंडल के नाम से यहाँ पर इसे जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो महाभारत एवं ब्रह्म एवं वायु पुराण हैं, तो महाभारत और ब्रह्म एवं वायु पुराण में तो यहाँ पर विभिन्न जातियों का निवास स्थान बताया गया है गढ़वाल के क्षेत्र में या संपूर्ण उत्तराखंड के क्षेत्र में। तो यहाँ पर किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास स्थान बताया गया है, जिनकी पुष्टि यहाँ पर, जैसे अगर हम नाग जाति की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न हमें नाग मंदिर प्राप्त होते हैं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से, तो जिससे पता चलता है कि इन जातियों के द्वारा यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर निवास किया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपने कार्तिकेयपुर राजवंश का नाम सुना होगा। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हैं। तो इनके एक शासक रहते हैं इष्टगण, तो यह कार्तिकेयपुर वंशीय शासक हैं और इसको समस्त उत्तराखंड को विजित करने की कोशिश करने का जो श्रेय जाता है तो यह इष्टगण को जाता है। तो इनके द्वारा यहाँ पर प्रथम प्रयास किया जाता है, यानी वर्तमान में जो उत्तराखंड है तो समस्त उत्तराखंड को यहाँ पर विजित करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा इष्टगण के द्वारा ही जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है, जिसमें नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलिश और नटराज मंदिरों का निर्माण इष्टगण के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा भूदेव शासक रहते हैं, तो बैजनाथ में इनके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है तो यह भी कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है और कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित सबसे महान शासकों में से एक है ललित सूर्यदेव। तो यहाँ पर ललित सूर्यदेव को इस पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है तो इसमें कलि कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12वें अवतार के समान बताया गया, यानी काफ़ी प्रशंसा की गई है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललित सूर्यदेव की। और ललित सूर्यदेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा प्रमुख शासक है जिसके 3 ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद यहाँ पर चंद वंशीय शासक भारती चंद की बात करें तो मजेड़ा ताम्रपत्र भारती चंद से संबंधित है और इसमें श्री राजा विजय वर्म इसे कहा गया है। तो भारती चंद पहला ऐसा कुमाऊं में चंद शासक रहता है जो डोटी शासकों के डोटी शासकों से स्वयं को मुक्त करते हैं, या जो चंद शासक हैं तो वह डोटी शासकों की अधीनता से मुक्त हो जाते हैं। तो पहली बार यहाँ पर भारती चंद के नेतृत्व में कुमाऊं से आक्रमण किया जाता है डोटी पर और डोटी शासक को परास्त किया जाता है। इसके अलावा कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT कहा जाता है देवी चंद को, और कुमाऊं में जो चंद का स्वर्ण काल है तो यह जगत चंद को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सल्लाबहन के द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1941 में कौसानी में की जाती है। और ब्रिटिश उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर जो संयुक्त प्रांत के तहत आगरा एवं अवध का जो अंग उत्तराखंड को बनाया जाता है तो 1902 में इसे यहाँ पर बनाया जाता है। इसके अलावा अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन 1919 में होता है और इसमें उत्तराखंड के या गढ़वाल क्षेत्र से 2 लोग भाग लेते हैं, जिसमें अनुसुईया प्रसाद बोगड़ा और बैरिस्टर मुकंदी लाल रहते हैं। तो दोनों व्यक्तियों के द्वारा अमृतसर कांग्रेस सम्मेलन में प्रतिभाग किया जाता है। इसके अलावा गांधी जी की अगर 1929 की उत्तराखंड यात्रा की बात करें तो गांधी जी के द्वारा 14 जून से 2 जुलाई तक यहाँ पर कुमाऊं में यात्रा की जाती है, जिसमें वो कौसानी भी आते हैं और उनके द्वारा 12 दिनों तक वहाँ पर प्रवास किया जाता है। और इसी प्रवास के दौरान यहाँ पर गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया के लेख में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहकर संबोधित किया जाता है। तो इसी यात्रा के दौरान उनके द्वारा कहा जाता है। और उसके बाद इनके द्वारा गढ़वाल की यात्रा की जाती है 16 से 24 अक्टूबर 1929 में। तो यहाँ पर ये पूछे जाते हैं कि गांधी जी के द्वारा 1929 में यात्रा कब की गई। इसके बाद यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें तो चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड के लिए यहाँ पर जाना जाता है। और पेशावर कांड के तहत ब्रिटिश जो शासन था तो उनके द्वारा इन्हें 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन की सज़ा दी जाती है। उसके बाद खुमाड़ में जो ब्रिटिश 1942 का आंदोलन होता है तो खुमाड़ सल्ट अल्मोड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर आंदोलन में गंगाराम, खीमादेव और चूड़ामणि शहीद हो जाते हैं 5 सितंबर 1942 को। और इसी अवसर पर यहाँ पर शहीद दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसके बाद समता पत्र की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश काल से ही लेकर यहाँ पर ब्रिटिश काल में ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है।
तो यहाँ पर समता पत्र की बात करें तो इसका प्रारंभ जून 1934 में होता है और 1935 से 50 तक जो इसका संपादन है तो लक्ष्मी देवी टमटा के द्वारा यहाँ पर संपादन किया जाता है। और यह ललिता प्रसाद जो टमटा रहते हैं तो उनके नेतृत्व में इस पत्र को शुरू किया जाता है और जिसमें हरि प्रसाद टमटा का संरक्षण प्रदान रहता है। और ये हरि प्रसाद जो टमटा रहते हैं तो उनकी भांजी रहती है लक्ष्मी देवी टमटा और इन्हीं के द्वारा 1935 से 50 तक इस समता पत्र का संपादन किया जाता है। इसके बाद उत्तराखंड आंदोलन, जो हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए आंदोलन चलाए गए, तो इसके तहत यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का गठन किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। पर्वतीय विकास जन समिति की बात करें तो 1950 में, और इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर एक बड़ा पहाड़ी राज्य बनाने का। इसके बाद यहाँ पर पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है 1967 में। अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे को बनाया जाता है और प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को इसमें शामिल किया जाता है 1973 में, और इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली चलो जो नारा था तो उत्तरांचल परिषद 1972 में नैनीताल में गठित की जाती है, तो उसके कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जाता है। उत्तराखंड युवा परिषद 1976 में गठित होती है और 1978 में ही उत्तराखंड युवा परिषद के द्वारा संसद घेराव का प्रयास किया जाता है। उत्तरांचल उत्थान परिषद 30-31 मई 1988 को इसका गठन होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि कौन जो संस्था है तो इसका गठन कब किया गया। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति 11-12 जनवरी 1989 में, और अध्यक्ष इसके द्वारिका प्रसाद उनियाल जी बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, तो ये वामपंथियों द्वारा गठित किया जाता है 1991 में पृथक राज्य उत्तराखंड के लिए, या 1991 में गठित किया जाता है। अब इसके बाद गैरिसन जो हमारी राजधानी है, वर्तमान में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, तो इसकी जो नींव है तो यूकेडी द्वारा 21 जुलाई 1992 को यहाँ पर जो यूकेडी के अध्यक्ष रहते हैं काशी सिंह एरी, तो उनके द्वारा यहाँ पर नींव रखी जाती है और इसका जो नाम है तो चंद्रनगर इसका नाम रखा जाता है। तो गैरसैंण राजधानी की नींव यूकेडी जो उत्तराखंड क्रांति दल है तो इसका महत्वपूर्ण योगदान है उत्तराखंड बनाने से लेकर यहाँ पर राजधानी के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पर खटीमा कांड की अगर हम बात करें तो खटीमा कांड पृथक राज्य आंदोलन के दौरान 1994 की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1 सितंबर 1994 को घटित होती है और इसमें 25 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। और उत्तराखंड के इतिहास में या हमारा जो पृथक राज्य आंदोलन का इतिहास है तो इसमें इसे काले दिवस के रूप में जाना जाता है, खटीमा कांड को 1 सितंबर को। इसके बाद यहाँ पर रामपुर तिराह कांड है। तो रामपुर तिराह कांड की बात करें तो 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराह कांड घटित होता है। तो यहाँ पर जो हमारे आंदोलनकारी हैं तो यहाँ उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में रामपुर तिराह पर यहाँ पर उनकी बसों को रोक दिया जाता है। कई लोग इसमें शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रामपुर तिराह कांड है तो इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश के नाम से संपूर्ण देश में जाना जाता है। तो 2 अक्टूबर 1994 को यह घटना घटित होती है। इसके अलावा यहाँ पर गैरसैंण में कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो 3 नवंबर 2012 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहते हैं विजय बोगड़ा, तो इनके द्वारा सर्वप्रथम कैबिनेट मीटिंग यहाँ पर करवाई जाती है गैरसैंण में, और विधानसभा भवन बनाने का निर्माण का जो फैसला है तो यह लिया जाता है इस मीटिंग में। इसके बाद यहाँ पर गैरसैंण में विधानसभा का जो भवन बनता है तो इसका जो औपचारिक शिलान्यास है तो 14 जनवरी 2013 को होता है, और भवन निर्माण जो प्रारंभ होता है तो यह राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2013 को यहाँ पर बोगड़ा जी के द्वारा यहाँ पर ईंट रखकर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पृथक राज्य जो आंदोलन से संबंधित घटना है श्रीयंत्र टापू घटना, तो 10 नवंबर 1995 को यह घटित होती है और इसमें यशोधर बैंजवाल व राजेश रावत यहाँ पर शहीद हो जाते हैं श्रीयंत्र टापू घटना में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने उत्तराखंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर चर्चा की। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।